आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह हॉस्पिटल में मौजूद समस्याओं का पूरा पोस्टमार्टम देखिए आज आजाद हिंदुस्तान लाइव पर। आखिर चिकित्सकों के 23 पद होते हुए भी मात्र 4 डॉक्टर्स के भरोसे क्यों है बड़वाह का सिविल हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में करोड़ों का आईसीयू, सोनोग्राफी मशीन एवं ऑक्सीजन प्लांट खा रहे हैं धूल। रेबीज के टीके, ब्लड बैंक, सीजर डिलीवरी आदि को लेकर सुनिए हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर यशवंत इंगला से सीधी बात आजाद हिंदुस्तान लाइव के साथ। हम मौजूद हैं बड़वा के शासकीय अस्पताल में, सिविल हॉस्पिटल बड़वा में। बड़वा के आसपास का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आए दिन दुर्घटनाएं भी होती है, उनके इलाज के लिए एकमात्र स्थान है। लेकिन यहाँ पर अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। सोनोग्राफी मशीन तो है, लेकिन सोनोग्राफी करने के लिए यहाँ पर चिकित्सक मौजूद नहीं है। 23 डॉक्टरों के पद हैं, लेकिन मात्र 4 चिकित्सकों की यहाँ पर नियुक्ति है, जबकि लगभग 1000 मरीज यहाँ पर ओपीडी में आते हैं। पोस्टमार्टम रूम तो है, लेकिन परमानेंट पोस्टमार्टम करने वाला यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। ऐसी स्थितियाँ ही यहाँ पर ब्लड बैंक है, लेकिन ब्लड स्टोरेज की सुविधा तो है, लेकिन ब्लड बैंक की सुविधा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर अभाव है। आज हम इन सारी समस्याओं को लेकर के हम यहाँ के प्रभारी डॉक्टर यशवंत जी इंगला से बात करने के लिए आए हैं कि आखिरकार इन सारी समस्याओं की जड़ कहाँ से निकल रही है और इनका निराकरण कहाँ तक हो रहा है। हम ये भी पूछेंगे कि वर्तमान में क्या सुविधाएं पब्लिक को मिल रही है और क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। आईसीयू वगैरह की सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन का जो प्लांट है क्यों धूल खा रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आइए इस संबंध में हम बात करते हैं जन भागीदारी समिति के सदस्य रहे मोनू वर्मा से कि वो क्या क्या समस्याएं इस बारे में बताते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्टर यशवंत इंगला से, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि इन समस्याओं का हल क्या है और ये समस्याएं अभी तक क्यों बनी। बड़वा शासकीय अस्पताल में से कमियों की तो बहुत लंबी लिस्ट है। पहली कमी तो हम डॉक्टरों से शुरुआत करेंगे। डॉक्टरों की माना कि कमी है। इसके लिए 2 साल से हम जनप्रतिनिधि और माननीय कलेक्टर महोदय भी जब भी आए थे, तब भी उनको हमने इस विषय में अवगत कराया था। उनका ये भी कहना ऐसा पड़ा था कि शासन स्तर से अभी ये काम होंगे। लगभग मेरे को 2 साल हो गए वहाँ पे, लेकिन पता नहीं शासन स्तर से ऐसा कहाँ पे अटके हुए डॉक्टरों की पोस्टिंग कि वो अभी तक यहाँ पे आ नहीं पाए हैं। जैसे कि आईसीयू हमारा उद्घाटन हुआ था, उसमें स्टाफ नहीं है, इसके कारण उसको चालू नहीं किया गया। सोनोग्राफी मशीन हमारे पास थी, हमने उसको अस्थायी रूप से चालू करवाई थी, लेकिन फिर बंद हो गई क्योंकि स्टाफ नहीं उसके लिए। और भी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे महिलाओं के लिए हमने सीजर चालू कराया था। अब जिनका पहले सीजर हुआ है उन्हीं लोगों का सीजर अभी कर रहे हैं, वो भी शायद महीने में 2 सीजर कर रहे हैं अभी। है दूसरा रेबीज़ की, अभी कुत्तों के काटने की शिकायतें बहुत सारी आ रही है, लोग जा भी रहे हैं वहाँ पे। अभी भी एक आंकड़ा आया था 10,000 से ज़्यादा लोगों को कुत्ते ने काटा, लेकिन इंजेक्शन की उपलब्धता नहीं होती है। अभी पिछले हफ्ते भी हमें एक इंजेक्शन के लिए कॉल आया था कि भैया कुत्ते ने काट लिया है तो इंजेक्शन नहीं है हॉस्पिटल में, तो उसको हमने बाहर से करवा दिया था, उसकी मदद कर दी थी, गरीब इंसान था। आज फिर हम गए तो भैया रेबीज़ की इंजेक्शन नहीं है। प्रभारी सर से बात करी तो उनका ऐसा कहना पड़ा कि हमको जिले से इंजेक्शन ही नहीं दिए, 5 दिए थे तो वो लग गए। माननीय अंकित जी गुप्ता मंडल अध्यक्ष, जब उनको हमने इस बारे में अवगत कराया, उन्होंने अपने CMHO साहब और कलेक्टर महोदय से बात की, तब जाके उन्होंने बोला कि हमारे पास इंजेक्शन की उपलब्धता है और हम यहाँ आप किसी को भेज दो अस्पताल से, हम पहुँचा देंगे। तो ऐसा है कि प्रशासनिक की भी इनकी आवश्यकता है। कोई भी काम के लिए हमको CMHO साहब से बात करना पड़े या यहाँ पे करे, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो पूरे अस्पताल को चला सके। 2 डॉक्टरों में से 1 डॉक्टर तो विश्वविख्यात है, उनके बारे में तो लगातार शिकायतें आती थी कि आज तक भी उन्होंने किसी को प्लास्टर नहीं चढ़ाया है ना। तो उनके जाने नहीं रहने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये कहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ हमारे यहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर हाईवे पे है। तो एक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभी शासन ने भेजा नहीं है। जब उनका ट्रांसफ़र करा तो उनके स्थान पर किसी और को भेजना था। ऐसी जानकारी लगी है कि उनका प्रेम बड़वा से ज़्यादा है, तो स्टे पे भी फिलहाल में वो है बड़वा में। ये रोगी कल्याण समिति जो है, कोई देखा जाए तो कोई बड़ी संस्था नहीं है, एक छोटी संस्था है, उसके अधिकार भी सीमित है। लेकिन वहाँ 2 साल में मैंने अपनी तरह से वो हर प्रयास करे जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, गरीब लोगों को राहत मिले। जैसे कि पहले उनकी आय कम थी, 30-40 हज़ार महीना हमको बताया था कि OPD पर्ची से प्राप्त होता है। हमने उसको ऑनलाइन करके लगभग 1.25 लाख रुपये महीने की उसकी आय कर दी है।
उसका उद्देश्य यही था कि जो चीज़ें हमारे को समय पे नहीं मिल पाती, जैसे किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है या किसी को आवश्यक दवाई की ज़रूरत पड़ती है, तो हम RKS से उसको ख़रीदें। जैसे एनेस्थीसिया हमारे यहाँ नहीं था, जब प्लास्टर नहीं हो रहे थे, अपने ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए हमने बोला, प्रस्ताव भी करा था माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में कि रोगी कल्याण समिति एनेस्थीसिया को जो 3,000 रुपये मानदेय होगा वो देगी। लेकिन तमाम चीज़ें करने के बाद, जो उसके प्रस्ताव होने के बाद भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उनको अमल नहीं लाया गया। और अब जब हम जिस उद्देश्य से गए उसका अगर पूर्ति नहीं हो पा रही, तो मेरा ऐसा मानना है कि भी इसे पद पे नहीं रहना चाहिए। हालांकि जनता की सेवा के लिए मैं आज भी वहाँ जाता हूँ, फ़ोन आता है तो उनके काम करता हूँ, और मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। जनता के काम पहले भी होते थे, अभी भी करते रहूँ। आज़ाद हिंदुस्तान लाइव में सभी का हार्दिक स्वागत है। बढ़वा का सिविल अस्पताल जो अपने आप में इंदौर इच्छापुर मार्ग पर बहुत ही महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है। आए दिन यहाँ पर घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती है। उन मरीजों के लिए, उन मरीजों के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है तो बढ़वा का सिविल अस्पताल है। साथ ही साथ बढ़वा के आसपास के सैकड़ों गांव इस अस्पताल के ऊपर निर्भर है। अनेक सामाजिक संस्थाओं के द्वारा समय समय पर यहाँ पर अनेक बार उपकरण भी दिए जाते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अनेक बार यहाँ पर मशीनों के लोकार्पण भी हुए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पर लगा, ICU यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी कई कारणों से ICU हो या अन्य सुविधाएं हो, बहुत सारी सुविधाओं से आज भी बढ़वा वासियों को महरूम रहना पड़ रहा है। उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कई बार अस्पताल के बारे में अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न और शंकाएं लोगों के मन के अंदर उत्पन्न भी हुई है। इन सभी समस्याओं को लेकर आज हम सिविल अस्पताल बढ़वा के प्रभारी डॉक्टर यशवंत जी इंगला के पास आए हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। बढ़वा का सिविल अस्पताल जहां हम आते ही जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर मरीजों की आने वाली भीड़ को देख करके ही हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह अस्पताल लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनेक सुविधाएं यहाँ पर दी भी गई है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, सामाजिक स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा भी। लेकिन बहुत सारी सुविधाएं होते हुए भी उन मशीनों का, उन चीज़ों का लाभ बढ़वा के लोगों को कई बार नहीं मिल पा रहा है। उससे लोगों में कुछ आक्रोश तो कुछ नाराज़गी भी है। मैं आपसे इसी संबंध में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। जब यहाँ पर महिलाएं इतनी भारी मात्रा में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आती है, उसमें गर्भवती महिलाएं भी होती है, दूसरी महिलाएं भी होती है, अन्य बीमारियों की वजह से भी आती है। सोनोग्राफी मशीन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उस सोनोग्राफी मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। अनेक बार हम कहते भी हैं कि अगले महीने से चालू हो जाएगी, अब हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सोनोग्राफी मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा। क्या कारण मानते हैं आप उसका? सोनोग्राफी का मशीन उपयोग नहीं हो रहा है। पहले तो हमारे पास इसका उपयोग हो रहा था, लेकिन अभी हमारे यहाँ एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी डॉक्टर दीपिका पवार, उनका ट्रांसफ़र हो गया जिला अस्पताल खरगोन। उस वजह से ये हमारी अभी जो सोनोग्राफी की मशीनें बंद हुई। पहले इसका हम 4-5 महीने से उपयोग कर रहे थे। अब डॉक्टर नाइला खान चिकित्सक हैं जो क्लास 1 स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पे हैं, लेकिन वो अकेली हैं। और हमने अभी नया OT थिएटर भी चालू किया है, जिसमें उनके द्वारा सीज़र भी किए जा रहे हैं। तो सीज़र करना और साथ में बढ़ती महिलाओं को देखना, OPD देखना, तो उनके पास उस सोनोग्राफी करने के लिए अलग से समय नहीं है। हालांकि सोनोग्राफी करने के लिए अलग से रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे पास उसकी पोस्ट खाली है। अच्छा, बीच में एक ऐसी व्यवस्था भी की गई थी कि सोनोग्राफी करने के लिए हम निजी अस्पताल में भेजा करते थे और उन्हें जन भागीदारी समिति से कुछ चार्ज भी दिया करते थे। उसका क्या फंडा है? वो भोपाल से ही उसकी गाइडलाइन थी और उसके आदेश थे कि यदि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट या सोनोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए आप प्राइवेट जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनके थ्रू आप टोकन जनरेट करके अस्पताल से करा सकते हैं। तो उसके लिए इसकी प्रोसेस हुई थी, इसकी ID बनी थी जिला स्तर से हर संस्था के लिए, जहाँ भी पूरे ज़िले की। तो ये संस्था के लिए ID बना के भोपाल स्तर पे भेजी गई थी,
लेकिन बाद में वो आईडी एक्टिवेट होकर नहीं आई और उसकी वजह से हम उस योजना का इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं पाए थे। तो अब उसके पीछे आपने उस आईडी बनाने के लिए और क्या प्रयास किए हैं जिससे कि ये सुविधाएं कम से कम यहाँ पर डॉक्टर को सुविधा नहीं मिले तो वहाँ तो उनको सुविधा मिल जाए? जिला स्तर से हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है, उसका प्रयास किया जा रहा है इस चीज़ के लिए। अच्छा, आपने अभी जैसा बताया कि यहाँ पर अब महिलाओं के सीजर की व्यवस्था हो गई है, डिलीवरी सीजर के माध्यम से होने लगी है। हम भी आए थे, विधायक साहब ने जो अपने ऑपरेशन थिएटर था उसका लोकार्पण भी किया था, पर अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट सीजर यदि होता है तो अपन कर देते हैं, लेकिन यदि दोबारा सीजर की व्यवस्था होती है, दूसरी डिलीवरी होती है तो हम नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों? जब पहली कर सकते दूसरी क्यों नहीं कर सकते? ये थोड़ी सी भ्रांति है इसमें। माननीय विधायक महोदय जी के प्रयास और हमारे लोगों के प्रयास की वजह से हमने ओटी को मतलब चालू किया और हम लगभग 3-3.5 महीने से ओटी को सतत फंक्शनल कर रहे हैं, जिसमें हमारे द्वारा अभी तक 21 सीजर किए गए अस्पताल में विगत 3 माह में, और सीजर लगातार चल रहे हैं। लेकिन जो सेकंड सीजर वाली बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा भ्रांति है। उसमें सेकंड सीजर भी हम कर रहे हैं, जो पहले से सीजर हो रखा है और या जिसको ज़रूरत है वो इलेक्टिव एक इलेक्टिव सर्जरी होती है, क्योंकि अपने पास एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं है और चिकित्सक की भी कमी है, तो अपन इलेक्टिव सर्जरी प्लान करके ना उसकी सीजर करवा रहे हैं। जो भी पुराना है या तो सीजर वाला मरीज हो या फिर आपके पास नया जो आया हो जिसको आवश्यकता हो सीजर की, उसका हम कर रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी के वक्त वो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपके यहाँ व्यवस्था तो है, पर यदि इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं होने से। हाँ, हम सीजर कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्टिव कर रहे हैं। इमरजेंसी में प्लान करके नहीं कर पाते। इमरजेंसी होता है वो प्लान नहीं होता है, इलेक्टिव होता है वो एक प्लान करके करते कि भाई इस मरीज को आवश्यकता है ऑपरेशन की, तो उसका हम ऑपरेशन करके ना उसको दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा एक ब्लड बैंक की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, ब्लड बैंक के उपकरण भी आपके पास मौजूद हैं। ब्लड बैंक का यहाँ पर क्या स्थिति है? अपन ब्लड स्टोरेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, कि बाहर से लोग लाना पड़ता है ब्लड? क्या है इसका ब्लड बैंक के बारे में? अपने पे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है, ये एक भ्रांति है कि ब्लड बैंक है। अपने यहाँ स्टोरेज यूनिट है। अच्छा। और स्टोरेज यूनिट का मतलब होता है कि आपको जिला स्तर से जो ब्लड बैंक है उससे आपको ब्लड मिलता है और उस ब्लड को अपन किसी मरीज को आवश्यकता अनुसार चढ़ाते हैं जी। तो ये भी पहले मतलब अपने यहाँ फंक्शन नहीं था, लेकिन विगत 5 से 6 महीने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगातार हो रहे हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम गर्भवती महिलाओं जिनको आवश्यकता है उसको कर पा रहे हैं, क्योंकि हम ब्लड यहाँ पे उससे ले नहीं पा रहे जिसको दे रहे हैं। तो वो व्यवस्था खाली ब्लड बैंक में होती है, तो वो खरगोन स्तर पे हो पाती है। अच्छा, जितना हमारे पास सप्लाई में आता है उतना ब्लड हम चढ़ा रहे हैं सतत। कम से कम 5 से 6 महीने में 70-80 महिलाओं को हमने ब्लड चढ़ाया है। अच्छा, मतलब ब्लड जो अपन यहाँ पर महिलाओं को दे रहे हैं, एक तो ये है कि गर्भवती महिलाओं को ही अपन ब्लड दे पा रहे हैं, अन्य मरीजों को अभी अपने पास उतना ब्लड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ब्लड स्टोरेज के लिए क्या हम कोई रक्त अपने दान शिविर वगैरह की व्यवस्था करके और यहाँ पर स्टोरेज हो सके, ऐसा कुछ प्लान, या ब्लड बैंक की व्यवस्था अपने यहाँ बन सके, ऐसा कुछ प्लान है? ब्लड बैंक के बनाने का यहाँ पे प्रपोजल भेजा हुआ है अपन ने, जिला स्तर से भोपाल स्तर पे भेजा हुआ है। वो प्रोसेस में यदि ब्लड बैंक अपने पास आ जाएगी और उसकी परमिशन हो जाएगी तो वो अपन ब्लड स्टोरेज और ब्लड डोनेशन कैंप करा के यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल की व्यवस्था में अपन CISF के माध्यम से या अपन जनता के माध्यम से ब्लड डोनेशन करा के जिला अस्पताल को देते हैं और जिला अस्पताल अपने को उसमें से जितना उनके पास आवश्यकता अनुसार रहता है उसको अपने को वो वापस दे देता है, तो उसको हम ट्रांसफ्यूजन यहाँ पे करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ब्लड चढ़ाया जाता है उस ब्लड के क्या अपन कुछ चार्ज लेते हैं या कुछ उसका शुल्क रखा है क्या? नहीं, ब्लड का जो भी ट्रांसफ्यूजन है टोटल फ्री है, उसका कोई शुल्क नहीं है। कोई शुल्क नहीं है। हमारे यहाँ पर सेवा भर्ती का एक ICU बना हुआ है। लोगों का ये मानना है कि वो सेवा भर्ती का ICU केवल एक ICU बन के रह गया, उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो बंद है। क्या कारण है? सेवा भारती का जो ICU बना था वो कोरोना काल में बना था शायद 2021 में, और वो अपने द्वितीय तल पे है। तो अपने पास द्वितीय तल पे काम करने के लिए उतना स्टाफ पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने उस सेटअप को एक छोटा मिनी ICU अपने ग्राउंड फ्लोर पे बना के रखा है, जिसमें हमने 2 बेड लगा रखे हैं। अब ICU में निरंतर चलाने के लिए अपने को MD मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो उस चिकित्सक की पोस्ट अपने यहाँ वैकेंट है
और उसकी वजह से हमने उस आईसीयू का उपयोग हमारी ज़रूरत के अनुसार जब तक हम स्टेबल मरीज को करें तब के करके उसको हम रिफ़र करते हैं हायर सेंटर पे। अच्छा, एक आईसीयू हाल भी अपने काफ़ी उस समय जो कोरोना के समय पे ही शायद बना था, काफ़ी बड़ा अपने यहाँ आईसीयू का हाल बनाया हुआ है करोड़ों की लागत से, वो भी लगभग बंद सा ही पड़ा हुआ है। उसके पीछे भी क्या एमडी मेडिसिन का नहीं होना ही माना जाए? आईसीयू को रन करने के लिए आपको एक तो एमडी मेडिसिन डॉक्टर की आवश्यकता है और साथ में 7x24 आवर्स चलाने के लिए उसको आपको पर्याप्त स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ती है, रोटेशन में ड्यूटी लगती है। अभी थोड़ा सा अपने पास स्टाफ की कमी इसलिए और एमडी मेडिसिन डॉक्टर नहीं है, उसकी वजह से वो आईसीयू अभी क्रियाशील नहीं है। ये स्टाफ की कमी का जो कहानी है ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। जब बीच में विधायक सचिन जी बिरला यहाँ आए थे उस समय ये बात भी हुई थी कि एमडी मेडिसिन अपने यहाँ उस समय पर भी दिक्कत थी। उस समय ये कहा गया था कि प्राइवेट एमडी मेडिसिन जो हैं अपन उनकी सेवाएं, उनको अनुरोध करके उनकी सेवाएं यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। उस संबंध में अस्पताल प्रबंधन ने कोई व्यवस्थाएं की है? जैसे डॉक्टर टेगर साहब हैं या कोई जो एमडी मेडिसिन यहाँ पे हैं, उनकी सेवाओं के लिए क्या कुछ प्रयास हुआ? हमने उस समय ओटी चालू करने के लिए भी इस संबंध में बात हुई थी कि प्राइवेट एनेस्थीसिया डॉक्टर से आप ओटी करा लेके उसकी सहायता लेके अपन ओटी फंक्शनल कर लें। तो हमने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने एनेस्थीसिया के डॉक्टर को हायर किया, उनसे हम ओटी का जो एनेस्थीसिया का काम है उनसे करा रहे हैं। लेकिन एमडी मेडिसिन डॉक्टर जैसे ओपीडी के लिए चाहिए, अब फ्री कोई डॉक्टर ओपीडी के लिए रहता नहीं है एमडी मेडिसिन, तो उसकी सेवाएं हम ले नहीं ले पा रहे हैं और किसी कोई ऐसा कोई आने को तैयार भी नहीं है इस टाइप से कि आप नहीं, अपन ने कोई लेटर लिखा हो, कोई संपर्क किया हो, यहाँ के जो बढ़वा के एमडी मेडिसिन है उनसे आपने कोई लेटर लिखा है या कोई संपर्क किया है कि भैया आप हमारे यहाँ सेवाएं दें, और उन्होंने मना किया हो, ऐसा कुछ? मौखिक बात हुई है, लेटर क्या, जैसे एनेस्थीसिया के हमारे पास गाइडलाइन शासन की उसके हिसाब से हमने उनको लेटर लिख के उनसे सेवाएं ले रहे हैं। अब एमडी मेडिसिन के लिए इस टाइप का कोई अपने पास गाइडलाइन नहीं, लेकिन वो खुद यदि वो सेवा करना चाहे तो हमने उनसे बात करके करने का प्रयास किया। अभी उसमें अपने को सफलता नहीं मिली? नहीं, उसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जो डॉग एनिमल्स जो अपने गलियों में घूमने वाले डॉग्स हैं उनके बारे में अनेक निर्णय दिए हैं। पड़वा में भी डॉग्स की बहुत ज़्यादा मात्रा हो गई है। हालांकि अपने यहाँ पर काटने की जो स्थितियाँ वो कम आई है, लेकिन फिर भी जब किसी को डॉग्स काट लेते हैं और उनको रेबीज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रेबीज की यहाँ पर इतना बड़ा अस्पताल होते हुए भी रेबीज के इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं है, ऐसा क्यों? उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? कुत्ते काटने के लगभग डेली 30-40 मरीज हमारे पास आते हैं जी, जो उनके एक मरीज को 4 डोज लगते हैं, तो उसमें रिपीट भी आते हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट अपनी मतलब रेबीज़ की बहुत ज़्यादा है। पूरे ब्लॉक में लगभग अपने यहाँ सभी जगह से मरीज आते हैं, उनको अपन रेबीज़ के लिए वैक्सीनेट करते हैं। रेबीज़ के इंजेक्शन हम लगातार जिला स्टोर से उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। वहाँ से भी ऑर्डर लगे रहते हैं, लेकिन कभी कभी सप्लाई में दिक्कत आती है तो थोड़ा सा शॉर्टेज रहता है। वो लगातार थोड़ा सा अभी क्या इस समय बहुत ज़्यादा डॉग बाइट के केस भी आ रहे हैं। वो पूरे इस टाइप से माहौल है कि पूरे प्रदेश में लगभग डॉग बाइट के बहुत केस हैं और सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कत आई है, सब पता चला है। अभी अपने बड़वा में कितना फर्क आ रहा है कि जितने भाई मरीज इतने हैं और अपने पास डेली के अपने पास इतनी डोज है, उसमें फ़र्क कितना आ रहा है? तो उस बारे में हम आगे भी बात कर सकें। तो ये आप एक प्रभारी होने के नाते हमें बताएं कि रेबीज के इंजेक्शन में जो मरीज आ रहे हैं और अपने में कितना फ़र्क आ रहा है लगभग? पिछले सप्ताह में थोड़ा सा कमी थी हमारे पास, लेकिन अभी स्टोर में जिला स्टोर में उपलब्ध हुए। तो कल ये हमको 25 डोज सनावत को और 25 वायल, जो 25 के एक वायल के 4 से 5 डोज बनते हैं, तो वो डोज हमको दिए हैं। तो अभी तो इस वीक में तो हमको समस्या नहीं आएगी और आगे भी बता रहे हैं कि आप अब आगे ये इसकी सप्लाई की दिक्कत नहीं आएगी। मतलब लोगों को अब ये आसान्वित होना चाहिए कि यहाँ पर रेबीज के इंजेक्शन बराबर लोगों को संभवतः मिलते रहेंगे। हाँ, ऐसा प्रयास किया जाएगा कि अभी आगे से समस्या इस तरह की नहीं आए। अच्छा, कोरोना के टाइम पे एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे बना था। मैं एक क्या मतलब मंजूर 2 भी हुए थे, शायद 2 प्लांट बने थे। एक यहाँ के लोगों ने सब जन सहयोग से बना था और एक बाहर से। तो वो ऑक्सीजन प्लांट आज कितना उपयोग में आ रहा है, उसकी क्या व्यवस्था है यहाँ पर? उसका उपयोग आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि धूल ही खा रहा है ऑक्सीजन प्लांट? ऑक्सीजन प्लांट कोरोना की स्थिति को देखते हुए उस समय बने थे अस्पताल में। उस समय क्या हर मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। आज की स्थिति उस स्थिति से बहुत अलग है।
आज हमारे पास इतनी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती जितने मरीज हमारे पास हैं। अच्छा, ऑक्सीजन हमारे पास है, उपलब्ध रहता है, सिलेंडर में रहता है, कंसनट्रेटर रहता है, तो इक्का दुक्का मरीज रहता है तो उसके लिए इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम उसको या तो कंसनट्रेटर से या अपने सिलेंडर से उसका ऑक्सीजन मेंटेन कर सकते हैं, और वो है बड़ी कैपेसिटी का। जब बहुत ज़्यादा उसकी आवश्यकता हो तो उसको चलाओ तो उसके बेनिफिट है, नहीं तो उसके नुकसान ज़्यादा होंगे। अच्छा, आप जिसने बताया आपने कि ऑक्सीजन सिलेंडर की अपने पास व्यवस्थाएं रहती है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपन ये ऑक्सीजन प्लांट से ही लेते हैं या फिर बाहर से लाना पड़ता है? नहीं, ये जिला स्टोर से उपलब्ध होता है, नहीं यदि वहाँ से उपलब्ध होता है अपन उसको परचेस करते हैं। उस जो सिस्टम लगा है उससे आप ऑक्सीजन रिफिलिंग नहीं कर सकते, उसमें ऐसा सिस्टम नहीं है कि उससे ऑक्सीजन की रिफिलिंग। अच्छा, मतलब रिफिलिंग नहीं कर सकते उसमें? उसको आप जब चलाओगे तो उस टंकी में स्टोर रहेगा और पूरा सेंट्रलाइज पूरे अस्पताल में वो चलेगा एक साथ। अच्छा, मतलब अपने पास एक ये तो दिक्कत है कि ऑक्सीजन प्लांट होते हुए भी अपने को ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर से खरीद कर लाना पड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही। हाँ, कम ऑक्सीजन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए एक तो अपने पास कंसनट्रेटर है जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं, वो खुद ही ऑक्सीजन बनाते हैं, मैक्सिमम तो उसी से चल जाता है। बहुत मिनिमम लगते हैं तो अपन सिलेंडर भरवा के रखते हैं, इमरजेंसी से एम्बुलेंस में भेजना है तो उसके लिए भी हमको चाहिए रहते हैं, कहीं किसी मरीज को ट्रांसपोर्टेशन करना है उसके लिए आवश्यकता पड़ती है, तो वो अपने पास अस्पताल में हमेशा अवेलेबल रखते हैं। अच्छा, एक समस्या ये आती है कि यहाँ पर शासन ने सारी दवाइयों की सुविधाएं मरीजों के लिए यहाँ उपलब्ध कराई है, मेडिकल स्टोर भी आपके यहाँ बना हुआ है, फार्मेसी है पूरा, लेकिन कई बार ये देखने में आया है कि अस्पताल में से चिट्ठी आदमी डॉक्टर की लेके जाते हैं और बाहर से वो दवाइयाँ लेके आना पड़ता है, खरीद करके लाना पड़ता है। उनसे जब हम पूछते हैं कि साहब आप क्यों आए हो बाहर, तो उनका ये कहना रहता है कि साहब अंदर में दवाइयाँ ही नहीं है तो हम क्या करें। तो ये स्थिति क्यों बन रही है? या तो डॉक्टर को वही दवाइयाँ लिखनी चाहिए जो यहाँ पर अवेलेबल हो, या फिर लोगों का आरोप लगता है कि डॉक्टरों की और मेडिकल स्टोर वालों की कुछ सेटिंग है, इसलिए उसमें ये कमीशनबाजी के चक्कर के अंदर ये दवाइयाँ लिखी जाती है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में रोज़ 500-600 मरीज आते हैं और दवाई की सप्लाई भी भरपूर रहती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ कभी कभी शॉर्टेज रहती है, तो हो सकता है वो मरीज़ कहीं लेने जाता हो। हालांकि जो बताना है कि किसी से कमीशन वाला है या इस टाइप का है, डॉक्टर हमारे यहाँ ओपीडी में जेनरिक नाम लिखता है, जैसे कोई दवाई है पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल लिख के देगा, सिट्रीजिन लिख के देगा, ब्रांड नेम कोई नहीं लिखता है। तो ये कहना गलत है कि वो किसी से साठगांठ करके इस टाइप से कर रहे हैं। मरीज कुछ अपने तरफ से कुछ दवाई चाहता है कि ये दवाई मेरे को लिख दो, हमारे डॉक्टर बोलते हैं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे कुछ दर्द का ट्यूब है, अब बहुत सारे मरीज अपनी मर्जी से बोलते हैं नहीं हमको तो ट्यूब से ही फ़ायदा होगा, तो वो जैसे कुछ लिखा लिया और यहाँ नहीं है तो वो कहीं लेना चला जाता हो, इस टाइप से कुछ रहते होंगे। मतलब अपने अनजान स्थिति के अंदर यदि वो मन मर्जी से जाते होंगे तो वो करते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति रहती है कि वो लिखाना चाहते हैं कि खांसी की दवाई दे दो, हमारे पास सिट्रीजिन टेबलेट फॉर्म में, वो बोलते हैं हमको खांसी की दवाई पीने वाली चाहिए। अब हमारे पास दवाई गोली है, सिट्रीजिन है, CPM है, ओरल टेबलेट है, लेकिन उनको लगता है कि हमको खांसी की दवाई से ही फायदा होगा। इस स्थिति में कभी रहता है तो वो अपनी मर्जी से इधर उधर से कहीं लेने चला जाता है। ठीक है। अच्छा, आयुष्मान कार्ड की सुविधा सरकार ने काफ़ी बड़ी सुविधा दे रखी है, उसके बावजूद भी कुछ शिकायतें ऐसी आई है कि आयुष्मान कार्ड होते हुए भी यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता, जांचों के लिए बाहर जाना पड़ता है या भेजा जाता है, इस प्रकार की भी कुछ शिकायतें लोगों की मिलती है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये गलत है, ये भी एक भ्रामक खबर है कि इसमें कोई आयुष्मान में सरकारी अस्पताल में ऐसा 10-12 हज़ार की बाहर जांच हो रही है, उससे पैसा लिया जा रहा है। ये मेरे अस्पताल से संबंधित ना होकर शायद हो सकता है कहीं बाहर की हो, गलती से अपने अस्पताल में सारी जांचें जो भी है अवेलेबल वो सब निःशुल्क रूप से आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत हो जाती है। हमारे यहाँ जितनी भी जांचें होती हैं सारी निःशुल्क उपलब्ध है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। अच्छा, अब ये सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो ये है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी होना। ये हमेशा जब भी जनप्रतिनिधियों की बैठक होती है, जब भी इतने सालों से यहाँ पर कुल कितने पद हैं, उसमें MD मेडिसिन के कितने हैं, डॉक्टर्स के कितने हैं, कौन कौन से पद अपने यहाँ हैं, वो पद कितने हैं और उनमें से डॉक्टर्स कौन कौन से अपने पास मौजूद हैं, वो आप मुझे थोड़ा डिटेल बताएं कि हमारे यहाँ कितने पद स्वीकृत हैं, उसमें MD मेडिसिन कितने हैं, बाल रोग विशेषज्ञ कितने हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद कितने हैं, वो कितने पद हैं और अपने पास अवेलेबल कितने हैं? कुल पद 23 डॉक्टरों के यहाँ पे हैं, जिसमें एक दंत रोग चिकित्सक का है और बाकी 22 जो पोस्ट हैं वो MBBS और MD की हैं। तो 22 में भी वो 9 पद जो हैं क्लास 2 के होते हैं और जो बाकी बचे हुए पद हैं वो क्लास 1 के होते हैं। क्लास 1 जो MD या MS हो जो भी हो स्पेशलिस्ट होता है उसके पद रहते हैं। तो हमारे पास अभी
स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाइला खान अकेली हैं अस्पताल में। डॉक्टर ठाकुर सर का जो है ट्रांसफ़र हो गया था, तो हाई कोर्ट से स्टे लेके आए हुए हैं। बाकी जो जितने भी पद हैं, जैसे एमडी मेडिसिन का है, एमडी पैथोलॉजी का है, एमडी एमएस नेत्र रोग विशेषज्ञ का है, अपना एक एनेस्थेसिया का है, रेडियोलॉजिस्ट का है और सर्जरी का, ये पोस्ट अपने यहाँ खाली है। अभी 23 में से 23 पोस्टों में से अपने यहाँ डॉक्टर कितने अवेलेबल है? संख्या के हिसाब से मैं पूछना चाहूँगा कि 23 पद हैं अपने यहाँ डॉक्टरों के, उनमें से डॉक्टर कितने मौजूद हैं अभी अपने यहाँ? 4 डॉक्टर अभी फ़िलहाल की कंडीशन में कार्यरत हैं और एक डॉक्टर जो है डॉक्टर कामाक्षी वर्मा, वो मैटरनिटी लीव पे है। मतलब 23 में से मात्र 5 डॉक्टर, 23 स्वीकृत पदों में से मात्र 5 डॉक्टर्स यहाँ पर अभी बड़वा के अंदर अवेलेबल है। हाँ, अभी हमारे पास फिलहाल की स्थिति में 5 है। हालांकि शासन स्तर से इसमें बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। लगातार 4 साल में कम से कम 20 से 25 डॉक्टर्स की पोस्टिंग की गई थी। बॉन्ड के थ्रू की गई थी, क्लास 1 के थ्रू की गई थी और क्लास 2 के थ्रू की गई थी। लेकिन बहुत सारे चिकित्सकों ने ज्वाइन नहीं किया। जैसे बॉन्ड में भी अभी इसी साल 2 MBBS डॉक्टर और 3 PG की वो भर्ती की गई है, लेकिन उनके द्वारा अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया अस्पताल। मतलब जैसा आपने बताया कि अभी हमारे पास में बड़वा के हॉस्पिटल में पद तो स्वीकृत 23 हैं, लेकिन डॉक्टर मात्र 4 परमानेंट और 1 को छुट्टी पे गए हुए हैं। मतलब 5 डॉक्टर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो 23 में से 5 डॉक्टर हमारे यहाँ है, बाकी सारे के सारे पद बड़वा के हॉस्पिटल में खाली है। तो उसके लिए क्या प्रयास? ये तो बहुत कम हो गया, आधे भी डॉक्टर नहीं है अपने यहाँ, और इतनी संख्या में मरीज आ रहे हैं, तो इलाज कैसे कर पा रहे हैं? यही तो समस्या रहती है कि साहब यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, यहाँ पर समय पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, रात को इमरजेंसी में आ जाए तो दिक्कत आती है। तो ये सारी समस्याएं जो है, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? उसके लिए शासन स्तर से लगातार भर्ती की प्रक्रिया चालू है और होती भी है। लगभग अभी 4 साल में कम से कम 20 से 25 डॉक्टरों की पोस्टिंग बड़वा अस्पताल के लिए की गई है। वो रेगुलर में क्लास 1 और क्लास 2 दोनों के लिए की गई है, लेकिन उनके द्वारा भी ज्वाइन किया गया एक का दुक्का है और वो भी छोड़ के चले गए हैं। और बॉन्डेड जो अभी चल रहा है उसमें भी इस साल लगभग 5 डॉक्टरों की पोस्टिंग करी है सिविल अस्पताल बड़वा के लिए। लेकिन बॉन्ड वाले चिकित्सक जिसमें PG 3 थे और 2 MBBS थे, तो उनके द्वारा अभी ज्वाइन नहीं किया गया है। अभी एग्ज़ाम PG की चल रही थी, तो थोड़ा सा लेट वो ज्वाइन करने वाले थे। कल एक डॉक्टर के बारे में पता चला कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, जो बॉन्ड के द्वारा जो ज्वाइन हो रहे हैं, उसके पीछे ये भी बता दिया यदि वो ज्वाइन ही नहीं करते तो उनके ऊपर कोई हर्जाना वगैरह कुछ ऐसा कुछ नियम है क्या? उसमें मेडिकल कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो इनका एक बॉन्ड भरवाया जाता है पर्टिकुलर पैसे का, कि भाई आप यदि बॉन्ड का काम नहीं करोगे सरकारी अस्पताल में या शासन के लिए, तो आपको एक अमाउंट रहता है, वो आपको सरकार को जमा करना पड़ेगा बॉन्ड तोड़ने के लिए। वो पहले से बना हुआ है उनका इस टाइप का सिस्टम। अच्छा, ये तो हो गई जो कमियां थी, उसके बारे में मैंने आपसे बातचीत की। अब एक सकारात्मक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में इस हॉस्पिटल के अंदर हम क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कौन कौन सी मशीन अभी रनिंग कर रही है और क्या क्या सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं मरीजों को? अभी आप इस बारे में पूछना चाहेंगे तो हमारा अस्पताल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे मरीज हमारे यहाँ आते हैं। लगभग आप साल के मान लो तो 1,20,000 के आसपास मरीज हर साल OPD में आते हैं, जिसमें से लगभग आप ये मान के 4-5 हज़ार मरीज भर्ती होकर इलाज कराते हैं। तो डेली की ANC को भी लगभग 100 के आसपास है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है, उनको देखा जाता है। हर महीने लगभग 100 डिलीवरी अस्पताल में होती हैं। और डिलीवरी होने के साथ साथ हमने ये जो नया सिस्टम OT चालू किया, तो उसके थ्रू भी हमने अभी 20-21 सीजर सेक्शन लिए हैं। तो ये सुविधाएं हमारी उधर से भी कर रहे हैं, प्रयासरत रहते हैं कि और अच्छा करें। और जनरल मरीज हमारे पास बहुत काफ़ी लोड रहता है, इधर बड़ा एरिया लगा है, तो डेली के 500 से 600 मरीज आते हैं। थोड़ा सा स्टाफ और चिकित्सकों की कमी रहती है तो थोड़ा सा लोगों को परेशानी आ सकती है, लेकिन प्रयास किया जाता है कि उनको भी सारी सुविधाएं दी जा सकें। और इसके बाद हमारे पास लैब है, एक्सरे मशीन चालू है, हमारे पास TB की जाँचें होती है, हमारे पास मलेरिया की जाँचें होती है। एक POCT का लैब का सेंटर डला हुआ है, जिसमें अच्छी से अच्छी मशीनें लगी हैं और वो सारी कार्यरत है हमारे पास। एक सोनोग्राफी मशीन जो कि हम चिकित्सक की कमी की वजह से उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लगभग 2 महीने 3 महीने से। उसके पहले वो हमारे यहाँ डॉक्टर नाइला खान है, वो उसकी सोनोग्राफी करती थी। और एक्सरे मशीन हमारे यहाँ चालू रहती है और कम से कम 50-60 के आसपास एक्सरे डेली होते हैं और ये लगातार चालू रहती है हमेशा, ना के बराबर उसमें कोई परेशानी आती है।
टीबी के मरीज़ हैं, जो टीबी की मरीज़ है, जो जाँचें बाज़ार में 3-4 हज़ार रुपये की होती है, वो अपने आप टोटल फ्री होती हैं टीबी लैब में। और वो भी हर महीने जितने पेशेंट आते हैं उसके हिसाब से सारों का हम जिनके सिम्टम लगते हैं उनकी जांच करते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। बाहर कोई प्राइवेट में भी इस टाइप की कोई यहाँ जांच उपलब्ध नहीं है जो अपने अस्पताल में उपलब्ध है। कई जांचें जो खून की होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी अपने यहाँ पूरे सनावद बड़वा में उपलब्ध नहीं, लेकिन अपने अस्पताल में वो चीज़ें जाँचें होती है मात्र बड़वा अस्पताल में। और ये मैं कहना चाहूँगा कि सनावद बड़वा अस्पताल में कहीं भी ऐसी मशीन नहीं है जो अपने यहाँ सिविल अस्पताल बड़वा में ब्लड की संबंधी जाँचों के लिए लगी हुई है। अच्छा, ये आपने एक्सरे मशीन के बारे में बात करी। एक्सरे मशीन तो आपके यहाँ रनिंग है, बिल्कुल लोगों को सुविधाएं मिल रही है, लेकिन वहाँ पर फिल्म की समस्या रहती है हमेशा कि वहाँ पर लोगों को फिल्म नहीं दी जा पाती, केवल व्हाट्सएप के ऊपर हम उसको दे देते हैं। तो ये फिल्म की दिक्कत क्यों आ रही है? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे फिल्म की आवश्यकता हमारे अस्पताल में सिस्टम बना के रखा हुआ है कि जो भी चिकित्सक है एक्सरे होने के बाद उसके मोबाइल में ग्रुप बना है तो उसके मोबाइल में एक्सरे चला जाता है। एक्सरे फिल्म का यूज़ बहुत ना के बराबर होता है। कोई ले जाके चाहता है कि हमको बाहर जाके कहीं दिखाना है या ले जाना है, तो उसके लिए आरके समिति द्वारा 50 रुपये शुल्क लेके उसको फिल्म अवेलेबल कराई जाती है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे डॉक्टर यशवंत जिंगला, जिनसे हमने पूरी समस्याओं के बारे में, जो कमियां थी उनके बारे में भी और जो अभी रनिंग व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बातचीत की। बहुत बहुत